बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र दान चारण निःशुल्क क्लासेस में। तो आज की क्लास जो है वो सुबह 8 बजे नहीं हो पाई क्योंकि आज माँ करणी जगत जननी का जन्मोत्सव था देशनोग में और दर्शन करने के लिए मैं चला गया था, तो आपकी क्लास नहीं हो पाई। इसीलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। 8 बजे का समय दिया हुआ था आपको, लेकिन मैंने मैसेज छोड़ दिया था कि आपको क्लास ज़रूर मिलेगी, थोड़ी लेट ज़रूर होगी। कुछ साथी बोल रहे हैं नहीं सर आप अगर चाहो तो कहीं लालच तो नहीं दे, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ऑफलाइन क्लास अलग है, ये निःशुल्क आप लोगों के लिए स्टार्ट किया हुआ है। आज मैंने ऑफलाइन क्लास भी नहीं लगाई, लेकिन आप लोगों के लिए लाइव आया हूँ क्योंकि मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप लोग वेट कर रहे थे और भले ही मैं ऑफलाइन नहीं लगाऊँ, लेकिन आप लोगों के लिए मुझे लाइव आना ज़रूरी था। देखिए समय इतना ही मिलता है, उतना समय मैं आपको देने का पूरा प्रयास करता हूँ, तो आप निराश न हो। कोशिश ये रहती है कि आपको बेस्ट ही पार्ट मिले, तो थोड़ा सा धैर्य ज़रूर रखें। धैर्य रखोगे बेस्ट मिलेगा, ठीक है। धोखा मेरे बिल्कुल भी खून में नहीं कि मैं आपको एक क्लास दे के और आपको छोड़ दूँ, नहीं। जो बोल दिया सेकंड ग्रेड का सिलेबस है वो आपको ईमानदारी से पूरा करवाऊँगा। हाँ, वो विस्तृत नहीं होगा, लेकिन मैं आपको हर टॉपिक जो भी क्लास लूँगा उसमें बेस्ट पार्ट देने की कोशिश करूँगा कि भाई क्वेश्चंस कहाँ से पुटअप होते हैं, आपको क्या क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। रही बात आप में से कुछ साथी बोल रहे हैं नोट्स कहाँ से पढ़ें, तो देखिए आपके पास जो भी किताब है वो किताब लेके बैठो और मैं जो बात बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा अंडरलाइन करते रहो, या कुछ उतारना चाहते हो तो उतार लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो हमने उस दिन पढ़ा था कि किस प्रकार से इतिहास और अतीत में क्या अंतर होता है, वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है, पाश्चात्य दृष्टिकोण क्या है। उसके बाद हमने पद्धतियाँ पढ़ी थी कि भाई किस किस विद्वान ने क्या क्या पद्धति अपनाई है। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास जो था वो लिखने का प्रथम प्रयास किसने किया था, गौरसद तौसी ने। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सर्वप्रथम हिंदी में किसने इतिहास लिखा, तब हमने पढ़ा था कि हिंदी में लिखने वाले थे शिव सिंह सेंगर। कौन थे? शिव सिंह सेंगर। आप भी अपना काम ईमानदारी से करते रहना, बिना कहे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मतलब हर जगह नरेंद्र दान चारण का ये जो वीडियो है वो होना चाहिए। आप इतने जने वीडियो देखते हो, अगर एक एक शेयर करते हो तो भी ज़रूरतमंद बंदों तक हमारी क्लास जो है वो पहुंच जाएगी। और मैं आप जितना अच्छा काम करोगे उससे डबल अच्छा काम करूंगा, ये आपसे वादा है। जो आप मेरे लिए कर रहे हो मैं उससे आपको बेस्ट दूंगा। चलिए, तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास तो किया था गौरसद तौसी ने, ठीक है। और उसका नाम क्या था? इस्तवार दाला लिटरेचर एंदु ये हिंदुस्तानी, ये इसका नाम था। लेकिन पूछा जाए सबसे पहले हिंदी में किसने लिखा था, तो शिव सिंह सेंगर। अब पूछा जाए कि सच्चे अर्थों में सर्वप्रथम किसने लिखा, तब हम कहेंगे ग्रियर्सन। पिछली क्लास में ये बात हो चुकी है, वो रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि परंपरागत रूप से सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था, तो मिश्र बंधु। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि सच्चे अर्थों में परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, तो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। तो हम सबसे पहले आज, अच्छा गणेश जी विराजमान हैं, तो गणेश भगवान को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हे ईश्वर, मेरे सभी मेहनत कश विद्यार्थियों का सिलेक्शन सुनिश्चित करें, इसी आशा के साथ। चलिए, तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी? गौरसद तौसी की। किसकी बात कर रहे हैं? गौरसद तौसी की। गौरसद तौसी के बारे में देखिए, इनके बारे में सबसे पहली बात है कि हिंदी साहित्य लिखने का सर्वप्रथम प्रयास। अब देखिए, मैं इतनी लाइन लिखता हूँ ना, इसमें समय नष्ट होता है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताता हूँ। हिंदी साहित्य लिखने का सर्वप्रथम प्रयास। सबसे पहले हिंदी साहित्य लिखने का प्रयास जो किया था वो किसने किया था? गौरसद तौसी ने। इनके ग्रंथ का क्या नाम था? इनके ग्रंथ का नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। तो ये सारी चीज़ें आपको किताबों में मिल जाएगी, तो इसलिए आपको तो ये देखना है कि हमें हाथों हाथ याद होती है या नहीं होती है, और मैं आपको हाथों हाथ याद करवाने की कोशिश करूँगा। ये किस भाषा में थी? तो ये भाषा है फ्रेंच। अब देखिए, मैं लिखना पड़ता है, तो वरना क्या करता हूँ मैं सोचता हूँ फटाफट एक बोर्ड कंप्लीट लिख के तैयार रखें और फिर उसे एक्सप्लेन कर दें, तो मुझे ज़्यादा बेस्ट लगता है, समय कम नष्ट होता है और समझ जल्दी आता है। भाषा फ्रेंच है।
इसमें 2 संस्करण हैं। कितने संस्करण हैं? 2 संस्करण हैं और इसमें भाग हैं, 5 भाग हैं। 2 संस्करण है और 5 भाग हैं। अब आप देखोगे इसमें जो प्रथम संस्करण है, कौन सा संस्करण? प्रथम संस्करण जो है, उस प्रथम संस्करण में 3 भाग हैं। उसमें कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। ठीक है, जो प्रथम संस्करण है उसमें भाग कितने हैं? 3 भाग है। ठीक है, तो अब उसमें भी 3 में भी क्या होगा? देखिए 2 भाग तो हैं 1939 में, सॉरी इसको लिखा कब गया? 1939 गलत बता दिया है ना। देखिए यहाँ बताऊँगा, अच्छा यही तो बताना है, ठीक है यही बताना है। 1839, 1900 कहाँ आएगा? 1929 में तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। ये गलती शायद मैंने एक बार पहले वीडियो एक डाला था, शायद 5-6 महीने पहले, उसमें भी मेरे से गलती रह गई थी। चलिए, तो कई बार हो जाता है, तो ध्यान रखें, आप भी थोड़ा अवेयर रहें। 1839 में, और एक भाग जो था वो था 1847 में। आपको इसमें ध्यान क्या रखना है? आपको इसमें ट्रिक सेट करनी है। ट्रिक इस प्रकार से सेट करोगे आप कि देखिए अभी क्या चल रहे हैं? नवरात्रि चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? नवरात्रि। ठीक है, तो सबसे पहले ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का जो प्रारंभ है, प्रयास है, वो हमने किया था नवरात्रि में। नवरात्रि में हमने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रारंभ किया था, तो 1839 में। फिर आपको याद रह जाएगा, है ना। अब क्या हुआ कि नवरात्रि में सबसे इम्पॉर्टेंट तिथि कौन सी है? वो है सप्तमी, सातम। आज माता जी का जन्मदिन है आज, है ना। तो सबसे पहले नवरात्रि में हमने हिंदी साहित्य लिखने का प्रयास किया, स्टार्ट किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट तिथि कौन सी है? सप्तमी, क्योंकि उस दिन माता करणी का जन्मोत्सव होता है, देशलोक में शोभा यात्रा निकलती है। तो देखिए कितनी गजब है कि आज इस क्लास में ही हमारी ये चीज़ भी सेट बैठ गई कि नवरात्रि में सप्तमी जो है इम्पॉर्टेंट होती है, 1839 और 47। अब देखिए इसका द्वितीय संस्करण जो है, द्वितीय संस्करण, इसमें क्या है कि इसमें जैसे 3 भाग यहाँ हो गए, टोटल भाग कितने? 5 भाग हैं। कितने भाग हैं? 5 भाग। तो 2 भाग इसमें थे। अब इसमें भी देखिए क्या होगा, एक तो भाग जो है सीधा लिखते हैं ना, 1870 और 1871, ये दोनों सन भी आपको याद रखने हैं। अच्छा मैंने गलती कर दी, हाँ ये सही है, एक भाग, यहाँ एक ही भाग है अब तक किसी ने, हाँ। तो देखिए 2 संस्करण है, 2 संस्करण, प्रथम संस्करण में 3 भाग हैं। पहला भाग 1839 में और एक भाग जो 1847 में। 2 भाग 70 में हैं, मैं दिमाग से निकल गया। 2 भाग जो हैं वो 70 में हैं और एक भाग 71 में। हाँ बिल्कुल, अब सेट है। ये हो जाता है कई बार, ठीक है। हो क्यों जाता है? क्योंकि भयंकर थकान, आज ट्रेनिंग वगैरह से भागते भागते बस ये था कि मैसेज टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, हर जगह सर आपकी क्लास नहीं आई, सर क्लास नहीं आई। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी क्लास देते हैं, तो थोड़ा सा स्लिप हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो याद रखें 2 संस्करण हैं, 5 भाग हैं। उसमें पहला भाग जो सबसे पहले छपा था वो था 1839 में, नवरात्रि हैं। नवरात्रि में सप्तमी इंपॉर्टेंट है। पहला भाग 39, दूसरा भाग 47, तीसरा और चौथा भाग 70 में, और 5वां भाग जो है वो है 71 में, 1871 में। तो ये एक बात इंपॉर्टेंट है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रारंभ जो है वो 1839 में स्टार्ट किया गया था। गौरसा दत्तौसी फ्रेंच भाषा के विद्वान हैं, उन्होंने सबसे पहले लिखा था। अच्छा, इसका जो प्रकाशन है, इसका जो प्रकाशन है वो अलग से लिखना पड़ेगा मुझे, या लिख दूँ यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। देखिए इसका जो प्रकाशन है वो है ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी। ये कहाँ पर है? ये है आयरलैंड। ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड द्वारा इसको प्रकाशित करवाया गया था। यहाँ याद क्या चीज़ नहीं रहती है? यहाँ याद ये चीज़ नहीं रहती है कि भाई ये जो है इसमें कितने भाग हैं, कितने संस्करण हैं, और उसको किस तरह से याद किया जाए। तो ध्यान रखना, संस्करण 2 हैं, भाग 5 हैं। प्रथम भाग 39 में नवरात्रि में, द्वितीय भाग सप्तमी को, तृतीय और चतुर्थ भाग 70 में, और पांचवा भाग है वो 71 में। क्लियर बात है? तो ये बात हुई। कहाँ प्रकाशित हुआ था? ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड में। अब एक प्रश्न आता है कि इसके प्रथम भाग, ये जो प्रथम भाग है, इस प्रथम भाग का अनुवाद जो हुआ था,
इसके प्रथम भाग का अनुवाद जो हुआ था वो किसने किया था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसके प्रथम भाग का अनुवाद किया था। अच्छा, कब किया था? इसका नाम क्या है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय 1952। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय 52। अच्छा, कहाँ से करवाया था अनुवाद इस प्रथम भाग का? वो करवाया था इलाहाबाद से। कहाँ करवाया था? इलाहाबाद से। लक्ष्मी, देखिए, गार्थ दत्तौसी जो हैं वो फ्रांस के थे। फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का पहली बार इतिहास लिखा गया था। इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी 1839 में प्रथम भाग, 47 में दूसरा भाग है, 70 में 2 भाग हैं और 71 में लास्टवां भाग है। उसके बाद में ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी द्वारा इसका अनुवाद करवाया गया था, प्रकाशन करवाया गया था, ठीक है। और उसके बाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 में इसके प्रथम भाग का अनुवाद किया था। तो ये बात क्लियर हो गई। अब इसके कुछ दोष भी आते हैं। देखिए, इसके दोष क्या हैं? सबसे पहले अकारादिक्रम अपनाया था। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें क्या था कि प्रथम कवि जो था वो अंगद था और जो अंतिम कवि है उसका नाम क्या था? हेमंत था। प्रथम कवि अंगद और अंतिम कवि जो है वो हेमंत था। क्लियर बात है? आप तो मेरी बातों को सुन लोगे ना तो भी याद हो जाएगा। नोट्स तो आप किताबों में देख लीजिए, यहाँ तो समझ लीजिए। प्रथम कवि जो अंगद है, अंतिम कवि जो हेमंत है, ठीक है। इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया था, सबसे पहली पद्धति जो थी, और उसको अपनाने वाले 2 ही विद्वान थे, गार्थ दत्तौसी और शिव सिंह सेंगर। अकारादिक्रम को अपनाया था। अब उसके बाद में इसका दोष ये भी है कि अकारादिक्रम से अपनाना भी गलत है, क्योंकि केशव और कबीर एक साथ रखे जाएंगे। उसके बाद इसमें काल क्रम का कोई उल्लेख नहीं, ये इसके दोष माने जाते हैं। कालक्रम का कोई भी उल्लेख नहीं है। और दूसरा, इसमें जो कवियों को अपनाया गया है तो ये कह सकते हैं कि भाई प्रमाणिकता का अभाव है। वो कवियों का जो वर्णन दिया गया है, क्या वो प्रमाणिक है क्या? तो प्रमाणिकता का अभाव है। 3 मैंने बताई। देखो, एक अकारादिक्रम को अपनाना दोष है, दूसरा कालक्रम का कोई उल्लेख नहीं है, और तीसरा प्रमाणिकता का अभाव है। युगीन प्रवृत्तियों का भी अभाव है। उसमें तात्कालीन युग की जो प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ये बात भी किस में क्लियर होती है? इसकी कमियों में। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने इसे वृत्त संग्रह कहकर पुकारा है। बोला कि भाई ये तो क्या है? वृत्त संग्रह है। क्या है? वृत्त संग्रह। क्या है? वृत्त संग्रह। इसके बारे में इसमें कोई विशेष इंपॉर्टेंट बात नहीं है। क्लियर बात है? लेकिन नहीं, एक बात है, इसमें कुल कितने कवियों का वर्णन है? तब हम पढ़ते हैं इसमें 738 कवियों का वर्णन है, जिसमें से 72 हिंदी के कवि हैं। 738 कवियों में से 72 हिंदी कवि, 73 और 72 है ना। वही अक्षय कुमार की पिक्चर है ना, 73 सिंह 72 सिंह। वैसे ही 738 कवियों का वर्णन है, जिसमें क्या है? 72 जो हैं वो हिंदी के कवि हैं। ये भी बहुत अच्छी बात इंपॉर्टेंट निकल के आती है। क्लियर बात है? बाकी शेष जो हैं वो उर्दू वगैरह के कवि हैं, ठीक है। तो 72 हिंदी के कवि हैं। इसके अलावा इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष ऐसी बात है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। बस महत्वपूर्ण क्या है इस बार किसके बारे में? दोस्त बता दिए 4 महत्वपूर्ण है कि पहली बार प्रयास किया गया था। इसके अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, मैं बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। सब टीचर्स का अलग अलग तरीका होता है। मुझे नहीं पता आपको मेरा तरीका कितना अच्छा लग रहा है या कितना बुरा लग रहा है, लेकिन देखिए, जिसको अच्छा लगता है वो पढ़े, जिसको नहीं लगता है उससे क्षमा चाहता हूँ। फालतू कोई उल्टा सीधा कमेंट ना करें। भाई साहब बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाते हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि भाई जो एक जैसे सपना है कि भाई निःशुल्क शिक्षा मेरा सपना है ना, तो जिन हालातों से हम गुजरे उन हालातों से दूसरे स्टूडेंट्स नहीं गुजरे। इसीलिए भी भले ही चाहे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को हेल्प दे रहे हैं, वो भी मतलब एक निःशुल्क सा चल रहा है। इधर आपको ये भी दे रहे हैं, ठीक है। कहीं जो स्टेशनरी चार्ज है वो कोई लेता है तो भले ही ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं निःशुल्क अगर मेहनत कर रहा हूँ तो सिर्फ ये कर रहा हूँ कि कोई भी ज़रूरतमंद गरीब स्टूडेंट
दिव्यांग वगैरह कोई भी निराश ना हो। इसीलिए कॉलिंग मेरे खुद के पास रहती है कि कोई भी मुझसे कुछ पूछता है तो मैं उसको सफिशिएंट या यूँ कह सकता हूँ सेटिस्फाइड करने वाला आंसर दूँ कि भाई तू ये कर, इससे बढ़िया रहेगा। कोई भी बहन का फ़ोन आता है या किसी भी सदस्य का फ़ोन आता है, मैं उसको हमेशा यही कहता हूँ कि सही क्या है गलत है, कभी किसी को गलत राय नहीं दी है। फिर भी चलो कोई ज़रूरी नहीं कि एक वो कहता है ना कि राजस्थान पत्रिका में एक लिखा हुआ आता है, हो सकता है आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हो, किंतु फिर भी मैं अपने विचार प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हूँ, वालतेयर। तो वो बात है, हो सकता है आप भी सहमत नहीं हो मुझसे, लेकिन मेरा प्रयास यही है कि मैं बेस्ट दूँ, ठीक है। दूसरे नंबर पे एक नाम आता है मौलवी करीमुद्दीन। हालांकि हम ये किताबों में नहीं पढ़ते हैं ज़्यादा, आजकल की किताबों में फिर भी आ रहा है। मौलवी करीमुद्दीन है, इनका है तज़किरा ए शुअराई हिंदी, इस नाम से ये ग्रंथ है और मौलवी करीमुद्दीन का है ये ग्रंथ। इसे मतलब एक दृष्टि से हिंदी साहित्य के इतिहास में शामिल नहीं किया जाता है। इसे कहते हैं कि भाई ये गौसल तौसी का एक अनुवाद किया हुआ है उर्दू के अंदर, तो इसलिए इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इसमें आप यूँ मान लीजिए कुल जो कवि हैं वो 1004 कवि हैं। कितने कवि हैं? 1004। तो मौलवी करीमुद्दीन की रचना है तज़किरा शुअराई हिंदी और कुल 1004 है। इसका सन जो है 1948 है। ये 3 बातें इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई विशेष इंपॉर्टेंट बात नहीं है। 1004 कवि है। ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट एक और निकालना चाहते हो तो एक और निकाल लो कि भाई इसमें 60 हिंदी के कवि हैं। कितने? 60 हिंदी कवि हैं। जो भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, वो भी अगर देख रहे हैं तो वो भी देखें, उनका रिवीजन अच्छा होगा, उनका रिवीजन भी अच्छा होगा, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। क्लियर बात है। अब उसके बाद में हम बात करेंगे, यही नीचे लिख दूँगा, चलो। तीसरे नंबर पे आता है शिव सिंह सेंगर। इन्होंने लिखा था शिव सिंह सरोज। कौन सा ग्रंथ लिखा था? शिव सिंह सेंगर ने लिखा था शिव सिंह सरोज ग्रंथ लिखा था। खास बातें बहुत है इस ग्रंथ के बारे में। सबसे पहली तो यही है कि 18 इसका सन, अच्छा हाँ, हिंदी भाषा में पहले तो ये लिखते हैं, हिंदी भाषा में सर्वप्रथम प्रयास। हिंदी भाषा में सर्वप्रथम प्रयास, हिंदी भाषा में लिखने का सबसे पहला प्रयास किया गया था। हिंदी भाषा में लिखने का सर्वप्रथम प्रयास जो है वो शिव सिंह सेंगर द्वारा किया गया था। इसका सन क्या है? 1878 है। सन क्या है? 1878 है। 1878 में इसको लिखा गया था, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं। 1004 कवि हमने अभी पढ़ा है मौलवी करीमुद्दीन। इसके बाद हम पढ़ेंगे 1003 कवि हैं इसमें। कितने हैं? 1003 कवि हैं। अब देखो इसमें एक चीज़ पढ़ सकते हैं कि भाई ARC है ना, जो रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ARC का मतलब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो मैं लिखता हूँ, मेरे गुरुजी के कारण मैं भी लिखता हूँ ARC अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो वो कहते हैं कि भाई, अच्छा छोड़ो उनके बारे में भी क्या कहना है, वो बाद में लास्ट में कहेंगे। देखो इन्होंने क्या किया है कि पुष्य या पुण्ड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी का प्रथम कवि माना है। पुष्य या पुण्ड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। दूसरा, इन्होंने भी कौन सी पद्धति अपनाई है? शिव सिंह सेंगर ने भी वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई है। हिंदी साहित्य लिखते वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई है। ठीक है। इन्होंने क्या किया था? काल क्रम दिया तो था, काल क्रम जो है वो दिया तो था, किंतु वो विश्वसनीय नहीं था। विश्वसनीय नहीं था। विश्वसनीय नहीं था। कालक्रम दिया तो था, किंतु ध्यान रखना वो विश्वसनीय नहीं था। तो ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 1878 में लिखा था और 1003 में लिखा था। अब जो आप कहोगे सर ये 1878 आपने सन दे दिया, लेकिन हम तो किताबों में जो है वो दूसरा सन पढ़ते हैं। वीडियो ठीक चल रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है वीडियो में? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो ठीक चलना ज़रूरी है। ठीक है। हाँ, तो आप जो कहोगे सर आप 1878 लिख रहे हो, लेकिन यहाँ पे हम एक सन और पढ़ते हैं किताबों में, तो वो सन सही है या 1800? देखिए
ये सबसे पहले 1878 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन वो सन जो आप पढ़ते हो वो संशोधन के पश्चात, संशोधन भाई इसमें प्रारंभ में कुछ गलतियां रह गई थी, वो संशोधन के पश्चात जो है वो 1883 ईस्वी। तो अब आप कहोगे सर देखिए दोनों सन कभी आएंगे ही नहीं, और प्रश्न आएगा संशोधन के पश्चात तो फिर 1883 है, और वैसे अगर दोनों सन कभी एक साथ पूछेंगे नहीं तो इतना आप घबराने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट बातें हैं। इसके बाद एक लेखक और कवि और आते हैं, आपने देखा होगा भाषा काव्य संग्रह। उसके बाद एक कवि और हैं, लेखक सॉरी, भाषा काव्य संग्रह है, वो है महेश दत्त शुक्ल का, महेश दत्त शुक्ल का। तो ये भी यहीं याद कर लो, उसके बाद हम ग्रियर्सन पढ़ेंगे। महेश दत्त शुक्ल का है, किसका है? महेश दत्त शुक्ल का है। मिटा दूं अब मैं ये? हाँ हाँ, दूसरा क्या है, इसे भी रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? वृत्त संग्रह कहकर पुकारा है। इसके दोस्त आप पूछोगे, इसके दोस्त भी वही हैं जो गार्सद तौसी के इतिहास ग्रंथ के दोस्त थे, तो दोस्त लगभग सेम है। और रामचंद्र शुक्ल ने इसे भी किस नाम से पुकारा है? इस नाम से पुकारा है वृत्त संग्रह। क्या कहा है? वृत्त संग्रह। हिंदी साहित्य में इतिहास लिखने का प्रयास पहली बार किसी ने किया था, तो ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, अब देखिए हम पढ़ते हैं ग्रियर्सन। किसको पढ़ेंगे? ग्रियर्सन। ग्रियर्सन क्या है? इनके ग्रंथ का नाम द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये इनका ग्रंथ है। भाषा कैसी है? अंग्रेजी भाषा है। कौन सी भाषा है भाई? अंग्रेजी भाषा है। क्लियर बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रकाशन कहाँ से हुआ था? ठीक है, आयरलैंड। ठीक है, प्रकाशन ये जो क्या नाम है, ये जो ग्रंथ है ये पहली बार सर्वप्रथम 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में छपा था। सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 में छपा था। उसके बाद स्वतंत्र पुस्तक के रूप में जो ये है वो 1889 ईस्वी में प्रचलन में आया था। कब आया था? 1889 ईस्वी में प्रचलन में आया था। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है, अब इसकी खास बातें क्या है? हाँ, खास बात क्या? देखिए, सच्चे अर्थों में, एक लैंग्वेज ध्यान रखना, क्या है? सच्चे अर्थों में साहित्य लिखने का प्रयास किया था। लिखने का प्रयास जो है वो इन्होंने किया था। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य लिखने का प्रयास जो है वो इन्होंने ही किया था। हिंदी साहित्य लिखने का प्रयास जो है वो इन्होंने किया था। अब खास बात क्या निकल के आती है भाई? पहली बार काल विभाजन का प्रयास किया गया। काल विभाजन का प्रयास किया गया, पहली बार किसी ने काल विभाजन का प्रयास किया गया था। हालांकि यही इनके दोषों में शामिल होगा कि कालों की संख्या अधिक होने के कारण वो तर्क संगत नहीं थे काल जो विभाजन। तो पहली बार किसी ने काल विभाजन करने का प्रयास तो किया, सच्चे अर्थों में साहित्य लिखने का प्रयास तो किया। और इसमें अगर बात करते हैं तो 952 कवियों का वर्णन है। कितने कवियों का वर्णन है? 952 कवियों का वर्णन है, जिसमें 66 नए कवि हैं। बाकी तो उन्होंने पहले के ज्यों के त्यों उठा लिए, ठीक है, लेकिन 66 जो हैं वो नए कवि हैं। ठीक है, 66 जो हैं वो नए कवि हैं। फोन और परेशान कर रहा है। एक सेकंड। ठीक है, ध्यान रखना, ये 952 है ना, ये 952 कवियों का वर्णन किया गया। 66 नए कवि लिए थे, लेकिन ये सारे भी क्या हैं?
हिंदी के ही कवि हैं। किसके कवि हैं? हिंदी कवि हैं सारे के सारे। इसके बाद इसमें खास बात क्या निकल के आती है? इसके बाद इसमें खास बात, एक तो फ़ोन डिस्टर्ब कर देता बीच में। हाँ, अरे रुक जा भाई। हेलो, हाँ नमस्कार, मैं आपको थोड़ी देर में करता हूँ, अभी क्लास में हूँ। ओके। देखिए, इन्होंने 12 अध्यायों में बांटा। वो जो काल बांटे थे ना, वो 12 अध्यायों में विभाजन हुआ था। 12 अध्यायों में विभाजन और 11 काल हैं। 12 विभाजन और 11 काल हैं। अब 11 काल में आप देखोगे कि उसमें सबसे पहले जो है वो जो वर्णन किया गया है वो चारण काल, जिसको 700 से वर्णन है, तो पहला उसको क्या मान लिया? चारण काल है, ठीक है। अब इसमें क्या है, 700 से लगभग क्या है, मतलब 1300 प्लस मान लिया। उसके बाद दूसरा जो है सीधा इन्होंने 15वीं शताब्दी ले लिया। तो 15वीं शताब्दी लेने के कारण क्या हुआ कि 14वीं शताब्दी के बारे में इन्होंने कुछ बात ही नहीं की, तो ये इनकी एक अशुद्धि का कारण है। तीसरा जो है वो जायसी आ जाता है। चौथा जो है वो ब्रज है ना, ब्रज आ जाता है। पांचवा जो है वो मुगल दरबार आ जाता है, ठीक है। उसके बाद छठा जो है वो तुलसी आ जाता है। सातवां जो है वो रीतिकाल आ जाता है। आठवां जो है वो तुलसी के संवर्ती कवि आ जाता है, ठीक है। उसके बाद विक्टोरिया वगैरह वो स्टार्ट हो जाता है। 12वां जो है वो विविध है। तो यहाँ पे ये इतना कोई ज़्यादा विशेष नहीं है, मैंने एक बेसिक आपको बता दिया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या 12 अध्यायों में बांटा, 12 अध्यायों में बांटा और 11 कालों में बांट दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, 2-4 चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट है इनके बारे में, वो क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, इन्होंने एक तो हिंदी को क्या बोला है कि भाई ये अंग्रेजी द्वारा या अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा है। क्या है? आविष्कृत भाषा है। दूसरा, इन्होंने भक्ति काल को क्या कहा है? स्वर्ण काल कहा है। क्या कहा है? स्वर्ण काल। इन्होंने सबसे पहले चारण काल इन्होंने ही कहा था। कौन सा काल? चारण। आदिकाल को चारण काल कहने का काम भी इन्होंने ही किया था, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ठीक है। बस अब और तो क्या है, ध्यान रखें। इसके अलावा इन्होंने आदिकाल को चारण कहा है। इसके अलावा वो एक ईसाइयत की वो चलो कोई ख़ास बात नहीं है। 3, 4, 5 और कोई छूट तो नहीं कि नहीं छूटा। मेन सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब देखो भाई, जो भी आधे घंटे क्लास है, मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जितना समय हो सके वो हम, हाँ इसके बारे में एक ख़ास बात और याद आ गई भाई। इसका अनुवाद जो है, इस ग्रंथ का अनुवाद जो है वो किशोरी लाल ने, किसने? किशोरी मतलब 1957। किशोरी लाल ने, सोरी मतलब 57 ने हिंदी साहित्य का ये भी प्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम, ध्यान रखना हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं, बस एक ही चीज़ चेंज की है इन्होंने। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किशोरी ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इसका अनुवाद किया था। क्लियर बात है? अब मिटा देता हूँ मैं इसको। किसने किया था? किशोरी लाल स्वामी ने जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास का अनुवाद किया था। और उधर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने जो है 1952 में किसका अनुवाद किया था? गौरसा द तौसी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप बराबर याद कर रहे होंगे, ठीक है, और अच्छे से समझ आ रहा होगा, अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। तो देखिए, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जो था गौरसा द तौसी, उस गौरसा द तौसी के इतिहास का जो अनुवाद किया था वो इलाहाबाद से प्रकाशन करवाया था उन्होंने 1952 में। इन्होंने जब प्रकाशन करवाया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिख के किशोरी ने 57 में, तो ये प्रकाशन कहाँ से करवाया था? ये करवाया था वाराणसी से। कहाँ से करवाया था? वाराणसी से। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखें। उसके बाद है मिश्र बंधु। कौन है? मिश्र बंधु। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा मिश्र बंधु विनोद। कौन सा ग्रंथ लिखा? मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद, बहुत अच्छा। देखिए इसमें ये कितने भागों में लिखा गया?
ये कितने भागों में लिखा गया पता है किसी को? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। ठीक है, इसमें से 3 भाग, कितने भाग? 3 भाग 1913 में, और चौथा भाग 1934 में। 3 भाग 13 में, यानी मिस्र बंधु की 3-13 हो गई। क्या हो गई? 3-13 हो गई। ठीक है, और चौथा 34 में। 3-13, चौथा 34 में। 3-13, चौथा 34 में। क्लियर बात है? कोई दिक्कत बात नहीं। अच्छा, वो 3 व्यक्ति कौन कौन थे? देखिए, वो थे गणेश बिहारी, ठीक है, श्याम बिहारी है क्या? बता देना, मैं गलत लिख दूंगा, मुझे आता नहीं है हिंदी साहित्य। हाँ, ध्यान रखना, मैं तो आप लोगों से सीख रहा हूँ। सुखदेव बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये तीनों जो थे वो थे। ठीक है, अब मैं इसमें देखिए क्या नाम है उसको, मैंने ग्रेजुएशन पढ़ाया, उसमें अब जैसे मान लो एक आधी चीज़ ऐसी रह जाती है, जैसे लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो भाषा वो सर्वेक्षण वाला है, वो किताब जो है वो ग्रेजुएशन ने लिखी थी। तुलसी पर उन्होंने 12 निबंध लिखे थे, जिनका प्रकाशन जो है वो कहाँ से हुआ था? वियना से, प्राच्य विद्या संस्थान, वहाँ से तुलसी पर लिखे निबंधों का प्रकाशन करवाया था। इन्होंने भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहा है। ठीक है, ऐसी कुछ बातें रह जाती है, याद आएगी तो बता दूंगा, बाकी कोशिश करूंगा नहीं रहे, याद आ जाती है कई बार। क्या बस देखो, थकान तो कहीं ना कहीं असर डालती है। वैसे मैं थकने वाला में से नहीं हूँ, अपने एनी टाइम एनर्जेटिक रहते हैं टीचिंग के लिए, है ना, पढ़ाना अपना शौक़ है। और बिल गेट्स ने कहा है कि काम हमेशा वही करो जिसमें आपकी रुचि है, और मेरा ये जो काम है इसमें मेरी बहुत रुचि है, इसीलिए मैं थकता नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो मैंने बता दिया है कि भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहा है, और इन्होंने जो तुलसी और 12 निबंध लिखे हैं, और इन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक भी लिखी है। क्लियर बात है? भारतीय भाषाओं का लिंग्विस्टिक, भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण। क्लियर है? चलिए, अब हम बात कर रहे हैं मिस्र बंधु की। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, 3। इसमें उन्होंने 4591, क्या ये सही आंकड़ा है? क्या फटाफट कमेंट बॉक्स में यस नो बताए, मैंने जो लिखा है आंकड़ा क्या वो सही है या नहीं है? बताइए, क्या वो सही है अथवा नहीं है? या तो सही है या नहीं है। मैं 2 चीज़ें बहुत गजब बताने वाला हूँ आपको, मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो। मैं 2 चीज़ें आपको बहुत गजब बताने वाला हूँ। 4591, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत भी नहीं है, बिल्कुल सही है और कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, हाँ, मैं क्या बता रहा था, चलो देखिए, इसके बारे में एक बात बताता हूँ आपको। सबसे पहले हिंदी साहित्य को तुलनात्मक पद्धति जो है ना, तुलनात्मक पद्धति ये इन्होंने ही अपनाई थी। इसके अलावा इन्होंने इतिवृत्तात्मक लेखन की शुरुआत जो है वो भी इन्होंने ही की थी। इतिवृत्तात्मक लेखन की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी, तुलनात्मक पद्धति इन्होंने ही अपनाई थी। और इसके अलावा भी इनके बारे में ये कहूँ कि ARC जो है वो कहते हैं कि भाई मैंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है ना, उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग मिस्र बंधु विनोद से ही लिया है। सबसे ज़्यादा सहयोग किससे लिया है? मिस्र बंधु विनोद से ही लिया है। ये भी बात क्लियर हो जाती है। क्लियर बात है। इसके अलावा अब ARC के बारे में बता रहा हूँ कि ARC कहते हैं कि मैंने सर्वाधिक, जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, देखिए ये परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम किसने लिखा? परंपरागत रूप से सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा था। अच्छा, ARC ने क्या किया? इन तीनों को क्या कहा? परिश्रमी संकलनकर्ता। क्या कहा? परिश्रमी संकलनकर्ता। क्या कहकर पुकारा? परिश्रमी संकलनकर्ता। क्या कहा? परिश्रमी संकलनकर्ता। ठीक है। इसके अलावा जो ARC है, उन्होंने इसको बड़ा भारी वृत्त संग्रह, क्या कहा? बड़ा भारी वृत्त संग्रह। ये जो है ना, इतने कवियों का वर्णन कर दिया इन तीनों ने कि इसे बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहकर भी पुकारा है। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई है। इन्होंने एक पुस्तक और लिखी थी
हिंदी नवरत्न। कौन सी लिखी थी? हिंदी नवरत्न। मिश्र बंधुओं की एक पुस्तक और भी है जिसका नाम है हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न। ये बात भी क्लियर हो गई। तो मैंने मिश्र बंधु के बारे में जो इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें हैं वो बता दी। तुलनात्मक पद्धति सबसे पहले इन्होंने शुरुआत इन्होंने की, इतिवृत्तात्मक लेखन है ना, इसकी शुरुआत। जैसे अगर आगे आएगा विधेयवादी, तो वहाँ पर हम बात करेंगे ARC की। किसकी बात करेंगे? ARC की। तो मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि याद होगा, और थोड़ा सा अगर आपको लगे ना तो एक बार और देख लेना वीडियो भाई। उससे मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा मत सोचना कि सर के व्यूज़ बढ़ेंगे सर के कोई व्यूज़ नहीं है। आप एक बार और देख लेना, थोड़ा याद हो जाएगा, बस ये है। अब आता है रामचंद्र शुक्ल, सबसे खतरनाक खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, जिसने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, ये सबसे पहले जो शब्द सागर आपने पढ़ा होगा, हिंदी शब्द सागर, जो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा एक हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ये सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। हिंदी शब्द सागर, भाई आपको पता है नागरिक प्रचारणी सभा ने जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना स्टार्ट किया था, तब सबको अलग अलग काम सौंपा था। नगेंद्र को, जितने विद्वान थे, सबको अलग अलग 16 भागों में वो प्रकाशित है, वो उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। तब इनको भी सौंपा था प्रस्तावना लिखने का काम। तो इन्होंने प्रस्तावना के चक्कर में एक ऐसा इतिहास लिख दिया जो न भूतो न भविष्यति, ऐसा गजब लिखा गया। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा था, इसके बारे में सन, देखिए कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं, 1929 है। और संशोधन के पश्चात अगर पूछा जाए, संशोधन के पश्चात, तो ऐसे वर्तमान में भी शायद हो गए होंगे, लेकिन बता दूं 1940 ये सन भी है। ठीक है, वैसे 1929 ही पूछा जाता है। अब इसको याद रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ तो इसमें कन्फ्यूज़ ना हो। ठीक है, तो इनके बारे में है कि इन्होंने क्या किया था कि जब भूमिका के रूप में, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था, ठीक है, हिंदी साहित्य का, तब जब लेकिन एक प्रश्न आता है कि जब ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था, तब इसका नाम क्या था? तब इसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास। क्या नाम था? हिंदी साहित्य का विकास। और बाद में जब ये साहित्य के रूप में आया ना, तब इसका नाम हो गया हिंदी साहित्य का इतिहास। जैसे उन्होंने मिश्र बंधुओं ने तुलनात्मक पद्धति अपनाई थी, इन्होंने अपनाई है विधेयवादी पद्धति। और कल हमने बात की थी कि भाई विधेयवादी पद्धति के जनक कौन हैं, तो वो है तैन, और इन्होंने जो है वो इस पद्धति को अपनाया है। खास बात क्या है? ये सच्चे अर्थों में, ये शब्द भी यहाँ आ जाएगा, और परंपरागत, ठीक है, प्लस परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बात है। क्लियर बात है? तो मेन बातें सारी हो चुकी है इसका। अब अगर इसमें 2-4 चीज़ें बात देखना चाहो तो देखो, इसमें एक दो चीज़ें ये देख लो कि सहयोग किसने किया था। मैं एक साथ ही बता देता हूँ। सहयोग एक तो श्याम सुंदर और एक वर्मा जी है। रामचंद्र वर्मा है क्या? किस किस को पता है? रामचंद्र वर्मा है कि नहीं है? क्या नाम है दूसरे का? फटाफट बताओ, जल्दी बताओ। रामचंद्र वर्मा है। उसके बाद देखिए, अगर आधुनिक काल में सहयोग पूछे ना, आधुनिक काल में, तब आपका नाम आएगा केदारनाथ पाठक का। केदारनाथ पाठक का सहयोग है आधुनिक काल में। ठीक है, श्याम सुंदर दास है, रामचंद्र वर्मा है, ये इनके सहयोगी हैं। और आधुनिक काल जो है उसमें सहयोग लिया था केदारनाथ पाठक ने। और तो क्या रह गई है इनके बारे में विशेष बात? कोई लग रही है आपको? कोई बता दो, कोई आप भी बता दो कोई नई बात कमेंट बॉक्स में, अच्छा लगेगा। नहीं पता क्या? ऐसा तो नहीं, सब इंटेलिजेंट विद्यार्थी हैं। जीवन में सबको अच्छा अध्यापक बनने की शुभकामनाएं मैं देता हूं, और मैं चाहता भी हूं कि आप भी अच्छे अध्यापक बनो। निःशुल्क वाला दिमाग से निकालो। बस एक बात ध्यान रखना, जिस स्कूल में अध्यापक बन के जाओ, उस स्कूल के बच्चों को जाति, धर्म, इन सब बातों से परे हटकर बहुत अच्छा नॉलेज देना। कोशिश करना कि हम डॉक्टर सर्वपल्ली
राधा कृष्णन नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है, अब्दुल कलाम नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक अच्छे शिक्षक बने कि उस गांव में हमारी इज्जत हो, बस इतना कोशिश ज़रूर करना। आपको नहीं पता होगा, चलो, इन्होंने 1000 कवियों का वर्णन किया है। इन्होंने कवियों की संख्या से बजाय कवियों के साहित्यिक मूल्यांकन, कवियों के साहित्यिक मूल्यांकन पर ज़्यादा बल दिया है, बस। इसके अलावा इसमें कोई विशेष बात नहीं निकल के आती है। इन्होंने कवियों के जो है वो साहित्यिक मूल्यांकन पर बल दिया है। और देखिए मैंने लाइन लिखी है, सच्चे अर्थों में परंपरागत रूप से अगर पूछ ले कि सबसे बढ़िया तरीके से क्रमबद्ध इतिहास किसने लिखा, क्रमबद्ध इतिहास, तब भी ध्यान रखना शुक्ल आएगा। क्रमबद्ध इतिहास किसने लिखा, तब भी क्या आएगा, शुक्ल आएगा। और इन्होंने क्या किया, मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने में इतनी तन्मयता कि इनका एक दोष है कि तुलसी के प्रति जो इनका मोह है ना, वो कबीर के प्रति अन्याय करवा गया, कबीर के प्रति अन्याय करवा गया। ये इनका एक दोष भी है। वे तुलसी के प्रति इनका बहुत ज़्यादा मोह है। इस कारण से क्या हुआ कि क्या नाम है, कबीर के प्रति थोड़ा सा अन्याय हो गया। इन्होंने कबीर को बहुत लाइटली ले लिया, जबकि कबीर बहुत उच्च कोटि का कवि है। अब एक बात और भी आती है कि भाई जन्म बता दिया, विधेयवादी पद्धति इन्होंने अपनाई थी, तुलनात्मक पद्धति उन्होंने अपनाई थी। अब इसको यूँ कह सकते हैं, पहली बार किसी ने आलोचनात्मक पद्धति किसने अपनाया, तब भी इनका नाम ही आता है। आलोचनात्मक पद्धति जो है ना, उसमें ये लास्ट बात थी अपनी, साहित्यिक आलोचनात्मक पद्धति विकसित करने वाले विद्वान कौन है, तो भी रामचंद्र शुक्ल है। ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसके अलावा बातें खूब लिखी हुई होती है किताबों में, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास मैंने आपको करवा दी। तो यहाँ तक ये नामकरण था। कल हम पढ़ेंगे किस किस ने क्या क्या काल दिया, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। आपसे निवेदन है कि देखिए, एज़ फार एज़ 8 बजे तो क्लास नहीं मिलेगी सुबह, क्योंकि स्कूल का टाइम वगैरह। हाँ, आपको कोशिश है कि शाम तक ही देंगे क्लास। ये सुबह वाला तो टाइमिंग मैंने दिया था कि स्कूल में आगे 10 बजे की हो जाएगी, तो ट्राई करेंगे। तो वो पॉसिबल हो या नहीं हो, तो आपको क्लास कोशिश है डेली एक आधी क्लास मिल जाएगी। कभी कभार कोई अगर मिस हो जाए तो उसकी सूचना आपको स्टेटस जो यूट्यूब पे हम पोस्ट करते हैं ना, उसमें सूचना मिल जाएगी। टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है @नरेंद्रदान चारण, उस टेलीग्राम से जुड़े, वहाँ आपको सारी सूचना मिल जाएगी। आज भी मैंने सूचना डाल दी थी कि आज माँ करणी के जन्मोत्सव के कारण थोड़ा सा, और ट्रेनिंग भी थी, तो दोनों में बिजी था, दर्शन करके वहाँ भाग दौड़ ज़्यादा थी, तो मैंने कहा क्लास देर तक आपको मिल जाएगी, जैसा कि अब मिल चुकी है। और जो भी ऑफलाइन साथी हैं वो भी रिवीजन करें, आज उनकी भी छुट्टी रखी थी। कल वापस आप सभी को नियमित समय आना है, ठीक है। अपनी जो भी विस्तृत क्लासेस हैं वो चलती रहेंगी। और आप और सभी से मैं एक ही बात बोलता हूँ कि जो इस मंच पर हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों तक ये वीडियोज़ पहुँचने चाहिए। कोई कमियाँ रहेगी तो मैं सुधारूँगा, बस आप अपनी ओर से शेयरिंग में स्टेटस डेली लगाना न भूलें। प्लीज़ 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 डेली स्टेटस ज़रूर लगाएं। हर किसी के 10-12 साथी ज़रूर टच में हैं, उन तक मेरा वीडियो पहुंचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे मोटिवेट करते रहिए, मैं आपको डेली कुछ न कुछ बढ़िया नॉलेज देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।